औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद आप खैरियत से होंगे और तमाम मामला ठीक चल रहे होंगे। तो चले शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 36 M2 फिज़िक्स सेकेंड ईयर 6/1/2021 डेट है और चैप्टर नंबर 17 जो है हमने शुरू किया हुआ है। और हमने जो पिछले प्रीवियस लेक्चर्स थे उनके अंदर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको बहुत डिटेल के साथ जो है वो स्टडी किया। और अब हम जो सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, हमने इस चैप्टर के अंदर हमारा टास्क क्या है कि हम सॉलिड्स को स्टडी कर रहे हैं। हमने सॉलिड का थोड़ा सा स्ट्रक्चर ब्रीफली देखा, फिर उसके बाद हमने सॉलिड्स की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको ब्रीफली देखा है, और अब हम इसी तरह इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं इनको ब्रीफली जो है वो स्टडी करेंगे। तो जो फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है किसी भी सॉलिड की इन रिस्पांस टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि हम इसके ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें किसी सॉलिड के ऊपर, तो इसकी जो फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है वो ये है कि क्या ये कंडक्ट करेगा या ये कंडक्ट नहीं करेगा। यानी कि इसके अंदर एबिलिटी है इलेक्ट्रिक करंट के कंडक्ट करने की, या इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट के कंडक्ट करने की एबिलिटी नहीं है। तो इस बेस के ऊपर, इन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बेस को सॉलिड को तीन कैटेगरीज के अंदर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद के ऊपर डिवाइड जो है वो किया जाता है। और वो तीन जो हमारे पास कैटेगरीज हैं वो कौन कौन सी होती हैं? एक को हम कहते हैं कंडक्टर, दूसरे को कहते हैं हम इंसुलेटर, और तीसरे को कहते हैं सेमी कंडक्टर। यानी कि सॉलिड्स जो हैं उनकी तीन किस्में होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हमारे पास जो फंडामेंटल इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है किसी सॉलिड की बुनियादी, द फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉलिड, किसी सॉलिड की जो फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है इज इट्स रिस्पॉन्स टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका रिस्पॉन्स है एक अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के, दैट इज इट्स एबिलिटी, इसकी एबिलिटी है टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है जी, तो ये फंडामेंटल जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है किसी सॉलिड की, वो इसका रिस्पांस है टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करें तो क्या ये कंडक्ट करेगा, क्या इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो गुजर जाएगी। तो इस प्रॉपर्टी की बुनियाद के ऊपर सॉलिड्स जो हैं उनको डिवाइड करते हैं हम थ्री कैटेगरीज के अंदर। ठीक है, सॉलिड्स आर डिवाइडेड into three categories on the basis of electrical properties। ठीक है, तो तीन में हमारे पास तीन कैटेगरीज, ठीक है, तीन कैटेगरीज के अंदर हम सॉलिड्स को डिवाइड जो है वो करते हैं। ठीक है, थ्री कैटेगरीज के अंदर। और वो कैटेगरीज क्या है हमारे पास? नंबर वन कंडक्टर्स, नंबर टू
इंसुलेटर्स और नंबर 3 सेमी कंडक्टर्स। ये 3 हमारे पास कैटेगरीज हैं। अब इन तीनों को हम जो है वो 1 बाय 1 करके स्टडी करते हैं। तो पहले नंबर के ऊपर हमारे पास जो कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं कि जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट गुजर जाती है, जैसे कॉपर है, आयरन है। इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट नहीं पास करती, जैसे वुड है। और सेमीकंडक्टर तीसरे, सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल हैं जो रूम टेम्परेचर के ऊपर तो बिहेव करते हैं एज ए कंडक्टर, लेकिन अगर 0 डिग्री तक इनका टेम्परेचर केल्विन तक ले जाया जाए तो ये बिहेव करते हैं एज एन इंसुलेटर। तो इनकी इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी होती है, यानी कि ऐसे मटेरियल्स जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के दरमियान लाई कर रहे हैं, यानी कि ये बाज सूरतों में एज ए कंडक्टर बिहेव करते हैं और बाज सूरतों में ये एज ए इंसुलेटर जो है वो बिहेव करते हैं। ये अभी हम इसका डिटेल के साथ स्टडी करेंगे कि कब सेमीकंडक्टर जो है वो इंसुलेटर होता है और कब सेमीकंडक्टर जो है वो एज ए कंडक्टर के तौर पर बिहेव करते हैं। तो हमारे पास जो नंबर 1 है, नंबर 1 जो है वो हमारे पास कंडक्टर है, कंडक्टर्स। ठीक है जी। तो कंडक्टर्स जो हैं दो सब्सटेंसेस whose conductivity is very large, ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी कंडक्टिविटी बहुत लार्ज हो, यानी कि दैट इज कितनी हो, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर 7 ओहम मीटर, 10 की पावर 7 ओहम मीटर इनवर्स तक की जिनकी कंडक्टिविटी हो आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ठीक है जी। तो वो सब्सटेंसेस जिनकी कंडक्टिविटी, यानी कि जो ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से गुजरने दें, जिनकी कंडक्टिविटी जो है वो बहुत लार्ज हो और उसका ऑर्डर जो है वो 10 की पावर 7 ओहम मीटर इनवर्स के बराबर हो, तो ऐसे जो हमारे पास सब्सटेंसेस हैं इनको हम कंडक्टर कहते हैं। जैसे कॉपर, गोल्ड और सिल्वर एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, कॉपर, गोल्ड और सिल्वर। ये ऐसे सॉलिड मटेरियल्स हैं जो कंडक्टर के तौर पे बिहेव जो है वो करते हैं, यानी कि ये दे बिहेव एज ए कंडक्टर्स। ये ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट को जो है वो अपने अंदर से पास होने देते हैं। ये देखें ना, आपके घरों के अंदर जो कहते हैं जी अच्छी वायर है, ठीक है, जो ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रिक करंट को गुजरती है, फाइन कॉपर वायर। कॉपर जो है एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, तो कॉपर की वायर्स जो हैं वो बनी होती हैं ताकि उनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को इजीली पास जो है वो किया जा सके। ये तो पहला नंबर हो गया। उसके बाद आए दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे हमारे पास इंसुलेटर्स। ठीक है जी। तो इंसुलेटर्स जो हैं ये वो सब्सटेंसेस हैं, दोज सब्सटेंसेस whose conductivity is very low, जिनकी कंडक्टिविटी जो है वो बहुत लो होती है, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर -10 टू 10 की पावर
-20 ओहम मीटर इनवर्स आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। तो इनको हम इंसुलेटर, अब देखें इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम है, उसकी कहाँ 10⁻7 है कंडक्टर की, और उसकी 10⁻10 से लेकर 10⁻20 तक है। फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल जो है जैसे वुड, इसको हम लकड़ी कहते हैं, ग्लास, डायमंड, ठीक है जी, और कॉटन, ये सारी क्या है, ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं इंसुलेटर्स की। तो ऐसे कंडक्टर्स जिनकी कंडक्टिविटी जो है वो 10⁻10 से 10⁻20 ओहम पर मीटर इनवर्स में हो, तो ये अच्छे कंडक्टर नहीं होते, इनकी कंडक्टिविटी बहुत लो होती है और इनको हम इंसुलेटर्स का नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद आप आए नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस जिनकी इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी हो, यानी कि इंसुलेटर और कंडक्टर के दरमियान लाई कर रही हो, दोज सब्सटेंसेस whose conductivity is intermediate, ठीक है, that is of order of 10⁻⁻6 to 10⁻⁻4 ohm meter inverse are called semiconductors। तो इनको जो है हम सेमीकंडक्टर्स का नाम लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिलिकॉन का क्रिस्टल और जर्मेनियम का जो हमारे पास क्रिस्टल है, ये एक्सेट्रा जो है हमारे पास क्या होते हैं, इनको हम नाम देते हैं सेमीकंडक्टर्स का। यानी कि ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं कि जिनकी कंडक्टिविटी लाई करती है बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर। ये भी हम कह सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं, आर द सब्सटेंसेस whose conductivity lies between conductor and insulator are known as, तो जिनकी कनेक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान हो, इनको हम सेमी कंडक्टर जो है इसका नाम देते हैं, आर नोन एज सेमी कंडक्टर्स या सेमी कंडक्टर। ठीक होगी जी बात। अब हमने जो है देखनी है बैंड थ्योरी, ठीक है, एनर्जी बैंड थ्योरी, यानी कि हम किस तरह सॉलिड्स को इन 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, यानी कि जब हम कहते हैं कि कोई सॉलिड जो है वो एज ए इंसुलेटर बिहेव कर रहा है, या कोई सॉलिड जो है वो एज ए कंडक्टर बिहेव कर रहा है, या कोई सॉलिड जो है
वह एज ए सेमी कंडक्टर बेस कर रहा है। तो इसकी बेस केस की बेसिक थ्योरी क्या है, हम किस बुनियाद के ऊपर इनको इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो अब हमने उसको डिटेल के साथ स्टडी करना है, और ये जिस थ्योरी के बुनियाद पर इनको डिवाइड किया जाता है उसको हम कहते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी। एनर्जी बैंड थ्योरी। एनर्जी बैंड थ्योरी में पहले इस एनर्जी बैंड थ्योरी को समझने के लिए हमें कन्वेंशनल जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। कन्वेंशनल रवायती फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, इसका हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो होना चाहिए। देखें, जो कन्वेंशनल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है ये बेस्ड है ऑन बोहर मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये किस पर बेस करती है? बोहर मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन का ऊपर। डिस्ट्रीब्यूशन इन एन एटम फेल टू एक्सप्लेन कंप्लीटली द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ 3 टाइप्स ऑफ मटीरियल्स। ये जो कन्वेंशनल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है ना, ये किसके ऊपर बेस करती है? इट इज बेस्ड ऑन बोहर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, ये बोहर एटॉमिक मॉडल जो है ये चैप्टर नंबर 20 के अंदर जाकर हम इसको डिटेल के साथ वहां पर स्टडी करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप यही याद रखें कि जो कन्वेंशनल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है, जो रवायती फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है, वो एक्चुअली बेस किसके ऊपर करती है? बोहर एटॉमिक मॉडल के ऊपर। ठीक है, और ये थ्योरी जो वो फेल हो गई थी। दिस थ्योरी failed to explain the electrical behavior of 3 types of solids. Explain the electrical behavior of 3 types of सॉलिड्स। ठीक है, ये फेल हो गई थी उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो एनर्जी बैंड थ्योरी जो है उसने ये प्रॉब्लम जो है, ठीक है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी थी यानी कि बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था वो तो फेल हो गया इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में कि भाई ये किस तरह हम इनको डिवाइड करते हैं 3 के अंदर कि एक इंसुलेटर है, एक कंडक्टर है और एक सेमी कंडक्टर है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी फेल होगी, लेकिन इस चीज़ को सक्सेसफुली जिसने एक्सप्लेन किया वो थी हमारे पास एनर्जी बैंड थ्योरी। तो अब हमने जो है ये एनर्जी बैंड थ्योरी जो है इसको ज़रा डिटेल के साथ स्टडी करके देखना है, और इसकी बेस के ऊपर फिर हम डिस्टिंग्विश करेंगे सॉलिड्स के अंदर 3 सॉलिड्स के अंदर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पे, जिसमें हम एक को कहते हैं कि वो है इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमी कंडक्टर। तो एनर्जी बैंड थ्योरी क्या है? जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी आइसोलेटेड एटम के, दे आर बाउंड टू द न्यूक्लियस। देखें ना हमारे पास क्या होता है कि ये देखें, ये एटम है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। तो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं किसी भी आइसोलेटेड एटम के अंदर, ये क्या है? एक आइसोलेटेड एटम है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है ये बाउंड है। क्यों बाउंड है? क्योंकि इनके दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कूलम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। क्योंकि एक पर एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है, तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो जिसकी वजह से चूंकि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाउंड रहेंगे एक आइसोलेटेड एटम के अंदर, और इनके क्या डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल्स होते हैं। ठीक है, ये तो मैंने एक एनर्जी लेवल के साथ बनाया है, हमारे पास इनके एक से ज़्यादा भी
एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल के अंदर रिवॉल्व कर सकते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो हमारे पास जो एक आइसोलेटेड एटम है, ठीक है, एक आइसोलेटेड एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन isolated atom are bound to nucleus। ठीक है, ये बाउंड होते हैं न्यूक्लियस को एंड कैन ओनली हैव डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल्स, यानी कि डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं इनके पास। लेकिन जब लार्ज नंबर ऑफ एटम्स से एन, ठीक है, एन नंबर ऑफ एटम्स जो है हम इनको एक दूसरे के करीब लेके आते हैं किसी सॉलिड को फॉर्म करने के लिए, तो ईच एनर्जी लेवल जो होता है वो आइसोलेटेड एटम का वो स्प्लिट हो जाता है एन सब लेवल्स के अंदर। और ये स्टेट्स जो हैं, जो एन सब लेवल्स की स्टेट बन जाती है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस एक्सर्टेड बाय एटम्स इन सॉलिड। तो ये जो हमारे पास एनर्जी स्टेट्स हैं, या ये जो एनर्जी स्टेट परमिसिबल एनर्जी स्टेट्स बन जाती हैं और ये एनर्जी से डिस्क्रीट होती हैं और ये एक दूसरे के साथ सो क्लोजली स्पेस्ड होती हैं कि दे अपीयर टू फॉर्म ए कॉन्टीन्यूस एनर्जी बैंड। होती हैं डिस्क्रीट हैं, कॉन्टीन्यूस नहीं होती है, अलग अलग होती है, लेकिन एक दूसरे के इतने करीब होती हैं कि हमें यूँ लगता है कि जैसे ये एक एनर्जी बैंड जो है उसको फॉर्म कर रही हैं। तो जब हमारे पास when we have large number of atoms, say n, अगर हमारे पास आपके कि बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ एटम्स हैं, यानी बहुत सारे एटम्स हैं, और दीज एटम्स आर ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर, और इनको एक दूसरे के करीब लेके आए। मिसाल के तौर पर एक ये एटम है, ठीक है, साथ इसकी ये एनर्जी स्टेट्स हैं, साथ एक और एटम है, ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे तो करीब आने के बाद ये एक सॉलिड बनाएंगे और ईच एनर्जी लेवल जो है, देखिए एक ये एनर्जी लेवल है कि ईच एनर्जी लेवल जो है वो स्प्लिट हो जाएगा। ईच एनर्जी लेवल splits up into n sub level of energy, यानी कि हर आगे एनर्जी लेवल के आगे से और एनर्जी लेवल जो है वो स्प्लिट हो जाएगा n सब एनर्जी लेवल्स के अंदर। ठीक है, under the action of forces exerted by atoms, under the action of forces exerted by atoms। ठीक है, उन फोर्सेस के अंडर जो एटम्स एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे, ये n सब एनर्जी लेवल्स के अंदर जो है ये सारे एटम्स, इनकी और बहुत सारी एनर्जी स्टेट्स जो हैं वो बन जाएंगी। तो ये जो हमारे पास n सब लेवल्स हैं इनको हम कहते हैं एनर्जी स्टेट्स। ठीक है, ये n सब लेवल्स क्या हैं, ये n सब लेवल्स जो हैं ये n सब एनर्जी लेवल्स के अंदर जो है ये सारे एटम्स, इनकी और बहुत सारी एनर्जी स्टेट्स जो हैं वो बन जाएंगी। तो ये जो हमारे पास n सब लेवल्स हैं इनको हम कहते हैं एनर्जी स्टेट्स। ठीक है, ये n सब लेवल्स क्या हैं, ये n सब एनर्जी लेवल्स के अंदर
ये क्या है, ये एनर्जी हमारे पास स्टेट्स हैं। ठीक है, तो ये जो एनर्जी स्टेट्स हैं, दीज परमिजिबल एनर्जी स्टेट्स, ये जो हमारे पास अलाउड एनर्जी स्टेट्स हैं या परमिजिबल एनर्जी स्टेट्स हैं, आर डिस्क्रीज्ड एंड सो क्लोजली स्पेस्ड। ये डिस्क्रीट होती है यानी कि अलग अलग होती है, लेकिन इतनी एक दूसरे के करीब होती हैं दैट अपीयर टू फॉर्म ए कॉन्टिन्यूअस एनर्जी बैंड। ठीक है, ये वैसे तो ये डिस्क्रीट होती हैं, यानी कि डिस्क्रीट का मतलब है कि ये एनर्जी स्टेट जो बहुत ही होती है अलग है, लेकिन एक दूसरे के इतने करीब होती हैं, इतनी नज़दीक होती हैं कि आपको यूँ लगता है कि जैसे ये कॉन्टीन्यूस एनर्जी बैंड, लेकिन होती अलग हैं ये। ठीक है, होती ये अलग है। तो ये जो स्टेट्स होती हैं इनको हम कहते हैं एनर्जी बैंड्स। ठीक है, ये स्टेट्स जब यानी कि एन सब लेवल्स जो हैं वो स्प्लिट अप होते हैं और उनके नतीजे में स्टेट्स बनती हैं, तो इन स्टेट्स को हम एनर्जी बैंड का नाम देते हैं। तो जो टाइप्स हमारे पास एनर्जी बैंड के, हमारे पास देयर आर 3 टाइप्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड्स। हमारे पास 3 किस्में एनर्जी बैंड की, और पहला जो है इसको हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी बैंड। फॉरबिडन एनर्जी बैंड और गैप। तो 2 कंसेक्टिव परमिसिबल जो एनर्जी बैंड्स होते हैं, देयर इज एनर्जी ऑफ स्टेट्स, उनके अंदर एनर्जी ऑफ स्टेट्स होती हैं विच कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि तो जो 2 एनर्जी के बैंड हैं, ठीक है, अब जहां पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्टेट्स हैं तो ये जरूरी नहीं है कि उस एनर्जी स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन हो। तो वो रेंज ऑफ एनर्जी स्टेट्स 2 परमिसिबल एनर्जी बैंड्स के दरमियान कि जिनको इलेक्ट्रॉन्स ने ऑक्यूपाई ना किया हो, उनको हम फॉरबिडन एनर्जी बैंड का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक ये एनर्जी बैंड है और एक ये एनर्जी बैंड है। अब इनके दरमियान में बहुत सारे बैंड्स हैं, इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन हैं लेकिन इन बैंड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं। तो ये वाले जो बैंड होंगे ये क्या होंगे, ये फॉरबिडन एनर्जी बैंड होंगे। ठीक है, तो इन बिटवीन कंसेक्टिव परमिसिबल एनर्जी बैंड्स, हमारे पास जो अलाउड एनर्जी बैंड्स हैं, देयर इज ए रेंज ऑफ एनर्जी स्टेट्स यहां पर बहुत सारी एनर्जी स्टेट्स होंगी विच आर नॉट ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स, जिनको के इलेक्ट्रॉन्स ने ऑक्यूपाई नहीं किया होगा। तो दीज स्टेट्स आर कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी बैंड और गैप। इनको हम फॉरबिडन एनर्जी बैंड या गैप का नाम जो है वो देते हैं। ये जो स्टेट्स हैं जिनको कि ऑक्यूपाई नहीं किया होता इलेक्ट्रॉन्स ने।
उसके बाद है वैलेंस बैंड। जो आउटर मोस्ट बैंड होता है या आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम का, उसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जो एनर्जी हमारे पास बैंड एक्यूपाई कर रहा होता है इन इलेक्ट्रॉन को, उसको हम कहते हैं वैलेंस बैंड। ये क्या होता है, ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड बैंड होता है और इट मे बी आइदर कंप्लीटली फिल्ड और पार्शली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन एंड कैन नेवर बी एम्प्टी। यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं पार्शली या कंप्लीटली फिल्ड होता है, लेकिन ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ना हो। तो ठीक है, तो द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर known as वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल, मिसाल के तौर पर ये एक हमारे पास एटम है, ये शेल है, ठीक है, तो ये वाला, ये इसका आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाला, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नाम देंगे, या इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन, जितने भी हैं, ठीक है, उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नाम जो है वो देंगे। और जो एनर्जी है एंड द एनर्जी बैंड occupying these electrons is known as वैलेंस बैंड। इसको हम वैलेंस बैंड का नाम देते हैं। ये सबसे हाईएस्ट बैंड होता है, ठीक है। नंबर 1 प्रॉपर्टी इसकी, इट इज द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड बैंड। ये एक हाईएस्ट ऑक्यूपाइड हमारे पास बैंड होता है जिसके अंदर वेरियस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो है ये हमारे पास, इट मे बी कंप्लीटली फिल्ड, इट मे बी completely filled or partially filled, but can never be empty, ठीक है। लेकिन ये कंप्लीटली फिल्ड होता है या पार्शली फिल्ड होता है, लेकिन ये कभी भी एम्प्टी जो है वो नहीं हो सकता, ये खाली जो है वो नहीं हो सकता। उसके बाद लास्ट तीसरे नंबर पर जो है उसको हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड, तो जो बैंड अबव होता है, द बैंड अबव द वैलेंस बैंड, द बैंड अबव वैलेंस बैंड से जो ऊपर बैंड होता है, ठीक है जी, जो बैंड वैलेंस बैंड से ऊपर होता है इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। इसको हम कंडक्शन बैंड का नाम देते हैं। तो कंडक्शन बैंड जो है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं और ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉलिड्स। तो जो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करते हैं दिस बैंड को, उनको हम कहते हैं कंडक्टिव इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन। और कोई भी इलेक्ट्रॉन जो लीव करता है वैलेंस बैंड को, तो वो अकोमोडेट होता है किससे, इस बैंड से। तो इट मे बी आइदर एम्प्टी और पार्शली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये एम्प्टी भी हो सकता है और पार्शली फिल्ड भी हो सकता है। इट मे बी एम्प्टी और partially
filled with electrons, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन्स जंप करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर जाएंगे तो इसके अंदर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे, अगर वो जंप करके नहीं जाएंगे तो अवेलेबल नहीं होंगे। इसलिए हम कहते हैं कि ये एम्प्टी भी हो सकता है और पार्शली फिल्ड भी हो सकता है। और इसके बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं उनको हम कहते हैं कंडक्टिव इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और जो भी वैलेंस बैंड को कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो उसको आगे से कौन सा बैंड लेता है, उसको आगे से कंडक्शन बैंड जो है वो ले लेता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एनर्जी बैंड थ्योरी थी। इसके अंदर हमने ये 3 किस्म के बैंड टेल के साथ पढ़े। अब हमने जो एप्लीकेशन है इन एनर्जी बैंड्स की उनको स्टडी करके देखना है, तो वो फिर हम कल के लेक्चर में जो है इसको स्टडी करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम इसको एंड करते हैं।